हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 देखेंगे। पुरानी बुक थी उसमें चैप्टर 5 था, पर अब नई बुक आ गई है। ठीक है, उसके अंदर ये चैप्टर क्या है, 3 है, समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसके अंदर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, नोट्स देखेंगे इसके अंदर। पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं भारत की, तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सबसे अच्छे क्या संबंध है। 2005 में अफगानिस्तान को भी इसमें सम्मिलित करा गया था। म्यांमार पे भी चर्चा की जाती है, किंतु चीन को इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्र होते हुए दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। भारत की विशाल हिमालय पर्वत, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशेषता प्रदान करता है। श्रीलंका सन 1948 में आज़ाद हुआ और दक्षिण एशिया में जातीय संघर्ष, सीमा विवाद, नदी जल के बंटवारे के विवाद तथा संसाधनों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इस क्षेत्र में लोकतंत्र रिकॉर्ड मिला जुला रहा है और देश की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी रही है। पाकिस्तान की 2 सरकारें, बेनज़ीर भुट्टो व नवाज शरीफ की सरकारों को छोड़कर लोकतंत्र ना रहा है। इसका कारण वहाँ की सेना, धर्मगुरु और वहाँ के मुल्ला मौलवी को माना गया। नेपाल में लोकतंत्र व राजशाही की लंबी व्यवस्था रही है। श्रीलंका की राजनीति में सिंघली समुदाय का वर्चस्व रहा है, एक बड़ी आबादी इसके खिलाफ रही है। 1983 के बाद से उग्र लिट्टे के सभी ठिकानों पर श्रीलंका सेना ने कब्जा कर लिया। तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम श्रीलंका सेना के लिए एक संघर्ष कर रहा है, श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। दक्षिण एशिया राष्ट्रों ने मिलकर 1985 में, ठीक है, साउथ आशियन एसोसिएशन फॉर रीजनिंग कॉपरेशन, ये सार्क का निर्माण करा। क्षेत्र के 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगा रहा है। 2015 में 13वें शार्क सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को शार्क में सम्मिलित करने पर सहमति बनी। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अफगानिस्तान पहली बार शार्क सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। वैश्वीकरण के दौर में शार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की सीमित संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए। भारत और नेपाल के नागरिक दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। एक दूसरे के पास हम आसानी से आ सकते हैं बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के। ठीक है, और शार्क बना है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा बहुत मतभेद पाया जाता है। बांग्लादेश और भारत पूर्व की नीतियों का क्या हिस्सा है। व्यापार को बढ़ाने के लिए दक्षिण मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा पर 2004 में हस्ताक्षर हुए तथा 1 जनवरी 2006 में यह लागू अर्थात प्रभावी हो गया। 2007 में इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% कम कर दिया। शार्क का 18वां शिखर सम्मेलन यानी 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ। इसका विषय शांति और समृद्धि के लिए एकजुट होना है। ठीक है, अगला आता है बैमटेक क्या है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इंसेंटिव फॉर मल्टी सेक्युलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और सहयोग उपक्रम। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। वर्तमान में भारत बैमसेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ सदस्यों की संख्या 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में हुई थी। इस बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति आदि को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर सेना का शासन है। नेपाल में 2006 तक सार्वजनिक राजतंत्र था, लेकिन बाद में लोकतंत्र हो गया। भूटान में राजतंत्र है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत बना रहा, अब वहाँ पर लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और लोकतंत्र जितना अच्छा होगा उतना ही देश के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। खैर, बांग्लादेश में 1991 यानी कि 1991 के बाद से बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भूटान के राजा ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करी है। भारत ने भूटान और मालदीव के आर्थिक विकास में काफ़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, शांति स्थापित है। भारत 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। श्रीलंका 1948 को आज़ाद हुआ। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी गई है काफ़ी। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सम्मिलित है। चीन दक्षिण एशिया का देश है, परंतु इसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन नहीं हुआ तो सेना का शासन है। नेपाल में सार्वजनिक राजतंत्र है। भूटान में राजतंत्र है। मालदीव ने अक्षनात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्रिक संधि पर हस्ताक्षर करे। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसमें और बांग्लादेश क्या मुक्त हुआ। पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था में सेना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ पर बार बार सैन्य तख्ता पलट होता रहता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, सेना का शासन ज़्यादा है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल आयुब खान ने ली, फिर जनरल याही खान अर्थात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर क्या करा, सैन्य शासन वापस स्थापित कर दिया। कुछ समय के लिए आवश्यक, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रही। वर्तमान में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कायम है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद क्या परिवर्तन होता रहा। 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान सैनिक शासन अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए समय समय पर चुनाव करता है, परंतु वो नाम मात्र के लिए वहाँ पर सेना ही सब कुछ करती है। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। शेख मुजीबुर के नेतृत्व में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के लिए 1968 में जन आंदोलन छेड़ दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति का बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। 1999 के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव का आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कायम रहा। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों कायम है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल में 240 वर्षों तक तानाशाही का अंत 24 मई 2008 में हो गई। वर्तमान में माओवादियों ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। 1990 में पहली बार लोकतांत्रिक समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर लोकतांत्रिक संविधान की मांग राजा ने मान ली। राजा की सेना और माओवादी के बीच संघर्ष चलता रहा। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। इसमें 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और समाजवादी कार्यकर्ता सम्मिलित थे। नेपाल सरकार अपने संविधान का गठन करना चाहती है। नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खंडल प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री है। श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन होते हुए जातीय संघर्ष कायम रहा है। श्रीलंका में 20% तमिल और 80% सिंगली जाति के लोग रहते हैं। देखो कितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1983 में श्रीलंका में तमिल लोगों ने तमिल संगठन बनाया जिसे लिट्टे कहा गया, ठीक है। और मई 2009 में श्रीलंका सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के बाद श्रीलंका में वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। तमिल इलम ने श्रीलंका के पूर्व हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। नार्वे आइलैंड जैसे देश भी मध्यता मतलब बीच में इनको संघर्ष को दूर करने की कोशिश करते रहे। श्रीलंका में जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए वह विकासशील देशों में प्रथम है। उसने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद श्रीलंका में दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। भारत श्रीलंका में 1947, 1948, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत हुई। 1999 में करगिल में पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों ने हमला कर दिया। 1998 में भारत ने पोखरण में और जवाब में पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण करा। पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को भारत के विरुद्ध हथियार और परीक्षण और धन देता रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी भारत विरोधी अभियान चलाती रहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी विवाद सुलझाने के लिए सिंधु नदी संधि 1960 में करी गई थी और यह अभी भी कायम है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आजकल क्या विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या करा गया है, सिंधु जल संधि को क्या करा, भंग कर दिया गया, ठीक है। और तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में। कच्छ के रण और सरकिर की सीमा को लेकर
दोनों देश के में विवाद रहता है। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर मतभेद बना रहा है। बांग्लादेश भारत की पूर्व जलों की नीति का हिस्सा है। भारतीय सरकार ने नेपाल के लोगों को बिना वीज़ा पासपोर्ट के भारत में आने जाने की अनुमति दी है। भारत नेपाल के बीच में काफ़ी अच्छा सहयोग है। प्राकृतिक संसाधन, बिजली, जल, परिवहन, सड़क इत्यादि में आपसी सहयोग काफ़ी अच्छा है। 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के अंदरूनी मामले में असंगतता की नीति अपनाई। श्रीलंका में सुनामी में भारत ने पुनः निर्माण की भूमिका निभाई। भारत भूटान संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारत मालदीव संबंध भी ठीक ठाक ही हैं। भारत दक्षिण एशिया का शक्तिशाली देश है। ठीक है, भारत भूटान, नेपाल, मालदीव और नेपाल के बीच में किसी विषय को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। दक्षिण एशिया के देशों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। सार्क की स्थापना 1985 में करी गई थी, ये भी पूछ सकता है आपसे। और सार्क देशों ने 2002 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करे। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1999 के बाद भारत चीन आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता हुआ है। देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों के अंदर, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान ने शिमला समझौते को क्या रद्द कर दिया है। ठीक है, और भारत आपसे पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। इसी प्रकार से 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण करा। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कूटनीतिक संबंध बने। 1986 में भारत और श्रीलंका समझौता हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार के ये क्वेश्चन है आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह देख लें। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इस वीडियो के अंदर बता दिया है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको कर लो। अगर आप इनको कर लोगे तो 100% आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ। बाय बाय।